हेलो दोस्तों, क्यूट्रिक्स 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका वेलकम है। हम अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंतर्गत भारत के संविधान और पॉलिटी का जो सेगमेंट है उसको कवर कर रहे हैं और हमने अपने प्रीवियस कुछ वीडियो में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ जो बुनियादी बातें थी वो समझी हैं। हमने महत्वपूर्ण हमारे जो अनुच्छेद हैं उनको भी हमने समझा है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जो हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं उनमें क्या क्या विषय समाहित किए गए हैं। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर को एक नए डायमेंशन की तरफ ले जाएंगे और क्योंकि अभी इससे पहले हमने भारत के संविधान सभा जो गठित हुई थी उससे संबंधित तमाम पक्षों को समझा है, तो अब हम एक बहुत कोर एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं और ये अपना जो सेशन होगा इस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यहाँ पर हम मुख्य रूप से उन देशों को देखेंगे जहाँ से हमारे संविधान के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को कवर किया गया है। और इसके अलावा अगर हम इसमें आगे की तरफ अगर बढ़ेंगे तो हम संविधान का जो शुरुआती हिस्सा है जिसको उद्देशिका कहते हैं, जो कि है शुरुआत में लेकिन उसे संविधान बनने के बाद उसे तैयार किया गया था और जोड़ा गया था, तो वो है उद्देशिका जिसको प्रीएम्बल कहते हैं, उसको भी हम कवर करेंगे। तो ये हमारा जो वीडियो सेशन होगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से निकलते हैं, तो अब हम इसको कवर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान के स्रोत। तो ये हमारा टॉपिक है, इसको आप देख लीजिए, भारतीय संविधान के स्रोत मतलब भारत। तो ये बहुत यहाँ पर हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, भारतीय संविधान के स्रोत। तो जब हमने संविधान सभा के गठन वाले टॉपिक को देखा था तो हमने समझा था कि जो प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, उनके नेतृत्व में प्रारूप समिति तैयार की गई थी। इसके अलावा बहुत दूसरी समितियां थीं, चाहे मूल अधिकारों की समिति हो, इसके अलावा संघीय शक्ति समिति हो, संघीय संविधान समिति हो। तो इन तमाम समितियों ने दुनिया के अलग अलग संविधानों को पढ़ा और उनको समझने की उन्होंने कोशिश करी और वहाँ से कुछ चीज़ें जो हैं हमारे संविधान में शामिल करा गया। तो यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ उठता है कि क्या भारत का संविधान दुनिया के दूसरे देशों के संविधान की नकल मात्र है? ये एक प्रश्न है, इसको हम समझने के दृष्टिकोण से इसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि भारत के संविधान में 60 से अधिक देशों के संविधान को पढ़ा गया और वहाँ से कुछ चीज़ें निकाली गई। तो जो आलोचक हैं वो उनका मानना है कि क्या भारत का संविधान एक तरह से दुनिया के दूसरे देशों की बस नकल मात्र है? तो इसका जवाब है, आप लोग समझते होंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जो ये संविधान विशेषज्ञ थे, संविधान निर्माताओं ने जो महत्वपूर्ण विषय रहे हैं संविधान के, जैसे कि नागरिकों को कौन से अधिकार दिए जाएंगे, आपातकालीन शक्तियां किस तरीके से राज्य के हित में होंगी, या मौलिक कर्तव्यों की बात की जाए, केंद्र राज्य संबंधों की बात की जाए, संघात्मक शासन प्रणाली की बात की जाए, तो ये तमाम जो महत्वपूर्ण विषय हैं, इन विषयों
को समझने के लिए या इन विषयों के अलग अलग देशों में क्या सिस्टम है उसको देखने के लिए अलग राष्ट्रों में, चाहे वो ब्रिटेन की बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड की बात की जाए, तो इन राष्ट्रों में किस तरह का सिस्टम है इसको उन्होंने समझा। लेकिन जो संविधानविद थे इन्होंने उसकी कॉपी नहीं की। इन्होंने अगर भारत की संसद और भारत की न्यायपालिका से जुड़ी तमाम शक्तियों को अगर देखा जाए तो संसद की बात की जाए तो वो ब्रिटेन से बहुत सारी शक्तियां ली गई हैं। दूसरी तरफ न्यायपालिका की बात की जाए तो यूएसए से ली गई हैं, लेकिन इनको हूबहू कॉपी के फॉर्म में भारतीय संविधान में नहीं जोड़ा गया है। इनको क्या किया गया है कि भारत के संदर्भ में, क्योंकि भारत की अपनी एक विशेष स्थिति है, यहाँ के लोगों का जो सामाजिक आर्थिक ताना बाना है वो बिल्कुल अलग है, यहाँ की पृष्ठभूमि अलग है, एक अलग अलग धर्मों का देश है ये। तो यहाँ पर जो व्यवस्था रही है संविधान की वो भारतीय संदर्भों में उन्हें अनुकूलित किया गया है, मतलब कॉपी नहीं की गई है, उनको क्या करा गया है भारत के संदर्भ में परिवर्तित करके संविधान में शामिल किया गया है। तो ये जो हम टॉपिक देख रहे हैं कि संविधान के स्रोत क्या हैं, तो इस टॉपिक के अंतर्गत जो सबसे पहली महत्वपूर्ण लाइन थी जो हमें समझना था कि हमारे देश के संविधान को 60 से अधिक देशों के संविधान से कुछ बातें लेकर बनाया गया है, लेकिन ये उन संविधानों का नकल नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने किसी भी संविधान में जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं, चाहे वो हम नागरिकता से जुड़े विषयों की बात करें, केंद्र राज्य संबंधों की बात करें, न्यायपालिका की शक्तियों की बात करें, संसद के स्वरूप की बात करें, तो ये तमाम जो विषय रहे हैं, इन विषयों को हमारे संविधान निर्माताओं ने उन राष्ट्रों के संविधानों को पढ़ा और उस सिस्टम को समझा, लेकिन उसकी कॉपी नहीं की, उसको भारतीय संदर्भ में भारत के अनुकूल बनाते हुए हमारे संविधान के अंतर्गत उसको शामिल किया है। तो ये बात यहाँ पर हमें समझनी थी। अब हम अलग अलग देशों से क्या चीज़ें भारत के संविधान में जोड़ी गई हैं वो देखेंगे। तो अब हम चलते हैं कि हमारे संविधान में कौन कौन सी बातें यहाँ पर जोड़ी गई हैं अलग अलग देशों से। और ये बहुत बार पूछता है, यहाँ से हमारा एक बहुत बड़ा सेगमेंट तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा देश होगा जिसको हमें यहाँ पढ़ना है वो है, या एक कानून है, इसको हमें देखना होगा, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 ये एक कानून है। ये कानून जो कि अंग्रेजों के द्वारा 1935 में लाया गया था, और ये कानून अखिल भारतीय संघ के निर्माण की बात करता है। इसमें ब्रिटिश भारत के भी हिस्से थे, रियासतें भी थी, सब था। तो ये जो कानून था भारत शासन अधिनियम 1935, ये इससे हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। ये दरअसल ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था 1935 में, और इसी व्यवस्था के अधीन रहते हुए हम आधुनिक भारत में देखेंगे कि 1937 में पहले यहाँ पर प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव होते हैं, और तभी संयुक्त प्रांत के जो पहले एक तरह से मुख्यमंत्री कहा जा सकता है उनको, वो गोविंद वल्लभ पंत बनाए जाते हैं। 1937 की बात है।
संयुक्त प्रांत के। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही भारत को बिना भारत की अनुमति लिए उसे द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेल दिया जाता है, तो फिर कांग्रेस का मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। वो खैर आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत देखा जाएगा। यहाँ हम समझें कि इस कानून से, भारत शासन अधिनियम 1935 से कुछ चीज़ें ली गई हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत में इससे जुड़ा हुआ सबसे पहला चीज़ जो है वो है राज्यपाल का कार्यालय, मतलब ऑफिस ऑफ गवर्नर। हमें पता है, इसको हम देखेंगे आगे, कि जो गवर्नर होता है वो मुख्य रूप से एक केंद्र के एजेंट के रूप में भी काम करता है और राज्य के प्रमुख के रूप में भी काम करता है। लेकिन यहाँ भी उतना डिटेल से हमें नहीं देखना, हमें बस ये देखना है कि प्रश्न पूछा जाए कि राज्यपाल का कार्यालय से संबंधित संविधान के भीतर जो प्रावधान हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इसके अलावा लोक सेवा आयोग की व्यवस्था, लोक सेवा आयोग की जो व्यवस्था है वो कहाँ से की गई है, वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 से की गई है। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है जिसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं, और वो है, इसको हमने देखा था आर्टिकल 352, 356, 360 जो कि आपातकालीन उपबंधों को समाहित करता है। तो भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंधों की व्यवस्था जो की गई है उसका जो आधार रहा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न कवर हो रहे हैं, इनको हमें बहुत अच्छे तरीके से देखना है। और जो एक तरीके से हम बात करेंगे कि पूरा का पूरा जो संघीय ढांचा है वो भी यहीं से बनता है। लेकिन खैर ये 3 पॉइंट बहुत ज़रूरी थे समझने के लिए कि भारत शासन अधिनियम 1935 से कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं, कौन कौन से बिंदु यहाँ पर कवर किए जाते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लोक सेवा आयोग, दूसरा हमारे जो आपातकालीन उपबंध हैं वो, और तीसरी चीज़ जो है वो है गवर्नर्स का जो ऑफिस है वो कवर होता है। तो ये पहला हमने यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पढ़ लिया संविधान के स्रोत के अंतर्गत। अब देखते हैं कि ब्रिटेन से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं हमारे संविधान में, क्योंकि बहुत हद तक हमारा जो संविधान है वो ब्रिटेन से ही प्रभावित है, क्योंकि उनका शासन रहा है तकरीबन 190 सालों का। तो इसको हम देखते हैं। कि ब्रिटेन से क्या चीज़ ली गई है। तो ब्रिटेन से यहाँ हम देखेंगे कि हमारा जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो लिया गया है कहाँ से, ब्रिटेन से। संसदीय शासन व्यवस्था का जो एक स्रोत हमारे संविधान में है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है, वो ली गई है हमारी ब्रिटेन से ली गई है। और ये जो संसदीय शासन व्यवस्था है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है, ये इसका तात्पर्य है कि संसद के अधीन लोकसभा, राज्यसभा जैसी द्विसदनात्मक व्यवस्था
होती है ना, लोकसभा है, राज्यसभा है, तो 2 सदन हैं, संसद के भीतर किस तरीके से तमाम प्रक्रियाएं चलती हैं, वो सारा कुछ जो है वो इसी ब्रिटेन से लिया गया है, थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ। और दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि संसद हमारी कैसी है, द्विसदनात्मक है, मतलब एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। तो ये भी व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। तीसरी चीज़ ये है कि आमतौर पर हमने सुना होगा कि यहाँ पर भारत में सबसे बड़ा क्या है, कानून है। कानून, संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है, जिसको हम सामान्य अर्थों में कह सकते हैं कि मतलब यहाँ की जनता जो है वही उसके हितों को ध्यान में रखा गया है। और इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, मतलब कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून का ही शासन है और किसी खास के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया है कि कोई उच्च जाति में अगर उच्च जाति का है तो उसे कम अपराध की सज़ा मिलेगी और कोई उच्च जाति का नहीं है तो उसे ज़्यादा कठोर सज़ा मिलेगी। इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हैं, विधि का शासन इसको कहा जाता है। और ये 3 हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण, संसदीय शासन व्यवस्था, द्विसदनात्मक, विधि का शासन, ये सारे जो हमारे पॉइंट हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है कि जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 50 राज्य हैं, अमेरिका में 50 राज्य हैं और वहाँ पर 2 तरह की नागरिकता है। एक नागरिकता है पूरी अमेरिका की और एक नागरिकता है जो व्यक्ति जिस राज्य में अमेरिका में रहता है वहाँ की। मतलब कैलिफोर्निया एक वहाँ का राज्य है तो कैलिफोर्निया की अपनी नागरिकता होगी, कोई व्यक्ति कैलिफोर्निया में रहता है तो वो वहाँ की नागरिकता भी लेगा और प्लस वो अमेरिका जैसे देश की भी नागरिकता लेगा। यानी कि वहाँ पर दोहरी नागरिकता, वहाँ पर 2 तरह की नागरिकताएं वहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो भारत में क्या है, भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता मतलब यहाँ पर एक ही नागरिकता होगी और वो भारत की होगी। ऐसा नहीं है कोई उत्तर प्रदेश की नागरिकता लेने लगे, ऐसा नहीं है कि कोई हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड की नागरिकता लेने लगे, तो इस तरह की चीज़ें नहीं है। तो ये पूरी जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली गई है। ड्यूअल सिटीजनशिप की व्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति एक अमेरिका की भी नागरिकता ले ले और भारत की भी ले ले, उसे एक जगह की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ब्रिटेन के संविधान से भारत में जोड़ी गई हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ब्रिटेन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है हमारी शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था पर, तो एक चीज़ और कि हम लोग बात करते हैं कैबिनेट, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट का गठन होगा। तो जो मंत्रिमंडलीय शासन है उसका स्रोत भी यही ब्रिटेन है। मंत्रिमंडलीय शासन, उसका भी स्रोत ब्रिटेन है। अच्छा, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हूबहू हमारे संविधान में नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, लेकिन ये पूरा कॉन्सेप्ट जो उठाया गया है वो इसी ब्रिटेन के संविधान से उठाया गया है। इसको हमने यहाँ पर कवर किया। अब आगे हम देखते हैं तीसरा सबसे महत्वपूर्ण देश आ रहा है जिसको हम कहते हैं यूएसए। इस यूएसए से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं ये हम देखेंगे। तो अब तक हमने दो बहुत महत्वपूर्ण स्रोत देख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि इस अमेरिका से क्या क्या चीज़ें भारत के संविधान में शामिल की गई हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है
भारत के संविधान में सबसे बड़ी चीज़ जो है, जिसको हम कहते हैं मूल अधिकार, जो कि भाग 3 के अंतर्गत आता है, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक के जो अनुच्छेद हैं वो समाहित किए गए हैं। तो ये जो मूल अधिकार का कंसेप्ट है, ये अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स के नाम से जोड़ा गया था, और वही हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स के नाम से जोड़ा गया है, मूल अधिकार के रूप से जोड़ा गया है। तो ये भी हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। इसके अलावा हमारे संविधान में न्याय पालिका की जो शक्तियां हैं वो बहुत हद तक कैसी हैं? वो यूएसए के जैसी हैं। यूएसए का जो कोर्ट है, फेडरल कोर्ट है, उसकी जो शक्तियां हैं वैसे ही हमारे न्यायपालिकाओं की शक्तियां हैं, लेकिन वो थोड़ी बहुत अंतर है, उनको हम समझेंगे जब न्यायपालिका को देखा जाएगा। लेकिन ये जो शक्तियों का कॉन्सेप्ट है ये यूएसए के संविधान से ही लिया गया है। इसके अलावा इसको कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन जिसको कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है कि अगर न्यायपालिका के द्वारा अतीत में कोई निर्णय दिया है तो उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्यों में समझने की जो शक्ति है और उस दिए गए निर्णय को बदलने का जो पावर है, उसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। और ये रिव्यू संसद के द्वारा बनाए गए कानून जो होते हैं, अगर वो भारत के संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध हैं तो न्यायपालिका उसको शून्य कर सकती है। तो ये व्यवस्था जो है, वैसे कहीं ये पर्टिकुलर हम जुडिशियल रिव्यू शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन इसको हम समझ सकते हैं कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा अगला महत्वपूर्ण चीज, भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कुछ अंतरों को अगर हम हटा दें तो वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति के समान ही है। तो भारत के उपराष्ट्रपति और अमेरिकी उपराष्ट्रपति में थोड़ा बहुत अंतर है, उसको हम देखेंगे जब ये हम पद पढ़ेंगे तब। लेकिन ये भी जो पावर है कहाँ से ली गई है? ये यूएसए के संविधान से ही ली गई है। इसके अलावा दो अन्य बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो ये है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने को महाभियोग कहते हैं। तो राष्ट्रपति पर लगने वाला महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जाएगा? तो महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। और ये जो महाभियोग होगा इसका उल्लेख जो है वो हमारे संविधान में है, और जो ये संविधान में है ये अनुच्छेद आर्टिकल 61 के अंतर्गत किया गया है। और इसीलिए ये भी यूएसए से ही जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है। अगला जो अंतिम चीज है कि जिस तरह से राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है उसको महाभियोग कहते हैं, उसी तरीके से उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो पद से हटाने की व्यवस्था हमारे संविधान के अंतर्गत की गई है, ये व्यवस्था भी कहाँ से ली गई है? ये व्यवस्था भी यूएसए से ही ली गई है। तो भारत के संविधान में जिस तरीके से ब्रिटेन से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, उसी तरीके से यूएसए से भी ली गई हैं। तो ये हमने बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखा है। और इसको एक बार मैं रिवाइज करवाऊँ तो यूएसए के संविधान से हमारे पास मूल अधिकार आ गए हैं, यूएसए के संविधान से न्यायपालिका की शक्तियाँ हमारे पास आ चुकी हैं, यूएसए के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन आ चुका है। इसके अलावा
न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की व्यवस्था, न्यायाधीशों के अलावा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की व्यवस्था, और इसके साथ साथ कुछ अंतरों को अगर छोड़ दें तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है वो पूर्णतः अमेरिकी राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के पद के समान ही है। कुछ बहुत बुनियादी अंतर हैं, उनको हम देखेंगे बाद में। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत कहाँ से ली गई हैं? यूएसए से ली गई हैं। अब हम अगले एक देश को देखते हैं जहाँ से बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, तो उनको टेबुलर फॉर्म में देख लिया जाएगा। लेकिन ये 3 बहुत महत्वपूर्ण हमारे पास देश थे जहाँ से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, उनको हमने यहाँ पर समराइज़ किया है। भारतीय संविधान के स्रोत के अंतर्गत अगला जो हम हिस्सा देखेंगे वो है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का जो संविधान है इसको हमें देखना है, यहाँ से हमने क्या चीज़ ले रखी है उसको हमें समझना होगा। तो आयरलैंड का जो संविधान है, यहाँ से हमने सबसे पहली चीज़ जो है वो ली है नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत। तो आयरलैंड के संविधान से सबसे पहले हमने नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों को क्या किया है? समाहित किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्वों के जो ये सिद्धांत हैं जिनको हमने अपने संविधान के भीतर समाहित किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण देश का संविधान है आयरलैंड का संविधान, जहाँ से हमने ये चीज़ें ली गई हैं कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। भारत के राज्य की जो उद्देश्य होगा, जो उसकी दृष्टिकोण होगी, उसको हमने नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत समाहित किया है, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो जोड़ी गई हैं आयरलैंड के संविधान से। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग तो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं वो भी अमेरिकी, उपराष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं वो अमेरिकी संविधान से हैं। लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन एक यूनिक पद्धति से होता है। उसको जब हम राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ेंगे तब कवर करेंगे। लेकिन यहाँ हम ये समझें कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो ली गई है आयरलैंड से। दरअसल एक ही पद है राष्ट्रपति, एक ही पद है उपराष्ट्रपति, एक ही संगठन है न्यायपालिका। उसके अलग अलग जो आयाम हैं वो अलग अलग देशों के संविधान से लिए गए हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो आयरलैंड के संविधान से भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के ढांचे को समाहित किया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो व्यवस्था है, उसका जो तरीका है, वो जिस देश के संविधान से जोड़ा गया है वो देश का संविधान है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से भारत में जो है वो कुल मिलाकर हम देखेंगे कि निर्वाचन के तरीके को यहाँ पर जोड़ा गया है। इसके अलावा एक हमने नाम सुना होगा राज्यसभा का। तो राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन होता है उसका जो तरीका है वो लिया गया है कहाँ से? आयरलैंड से। तो राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन की जो व्यवस्था है वो लिया गया है आयरलैंड से। तो इस तरीके से आयरलैंड से भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे संविधान में ली गई हैं। एक है नीति निर्देशक तत्व, बहुत बार पेपर्स में पूछा गया है
कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। दूसरा है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो तरीका है वो कहाँ से लिया गया है, वो भी आयरलैंड से लिया गया है। इसके अलावा राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन होता है वो कहाँ से लिया गया है, वो भी लिया गया है आयरलैंड से। तो इस तरीके से हमने ये 3 पॉइंट यहाँ पर कवर करे हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला जो देश है, जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि जब भारत का संविधान बना तब रशिया नाम तो नहीं पड़ा था, लेकिन उसको यूएसएसआर कहा जाता था। उसको हमें देखना होगा। तो यूएसएसआर मतलब एक, जिसको आज का रूस हम कह सकते हैं, उसको हमें देखना है। तो अब देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण, हमारा जो नेक्स्ट एक देश आता है जहाँ से हमने चीज़ों को लिया है, तो वो है सोवियत संघ या सोवियत संघ, यूएसएसआर, जिसको आज का रूस हम ले सकते हैं। पहले उसमें रूस के अलावा भी कई सारे देश शामिल थे। तो सोवियत संघ की अगर हम बात करेंगे तो सोवियत संघ जो था, यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमने अपने मौलिक कर्तव्यों को, जो कि हमारे संविधान के भाग 51A के अंतर्गत जो मौलिक कर्तव्य दिए हैं, वो मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं, सोवियत संघ से हमने उन मौलिक कर्तव्यों को धारण किया है। तो मौलिक कर्तव्यों वाला जो सेगमेंट है वो कहाँ से आया है, वो आया है सोवियत संघ से। इसके अलावा सोवियत संघ के संविधान से हमने कुल मिलाकर जो अभी हम अपनी प्रस्तावना जब उद्देशिका को देखेंगे तो वहाँ पर जो आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक, ये जो 3 हमने न्याय की बात देखी है, इसमें हमने राजनीतिक न्याय से पहले आर्थिक और सामाजिक न्याय को रखा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो भी सोवियत संघ का है। तो यहाँ से हमें 2 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स पता चलते हैं कि सोवियत संघ और वहाँ से ये जो जुड़ाव हो रहा है ये कितना महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह से सारे देशों को हमें यहाँ पर देखना है। अब यहाँ से 2 ही ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होंगे। एक तो मौलिक कर्तव्यों वाला, ये भी हमें याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य 51A के अंतर्गत हैं, और दूसरा हमारे पास ये पॉइंट है जो कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय वाले पोर्शन को कवर करता है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसीलिए इस टॉपिक को बहुत डिटेल से बताया जा रहा है कि कुछ भी पूछा जा सकता है। अब हम देखेंगे, अब कुछ छोटे पोर्शन हैं जहाँ जो अलग अलग देशों से पूछे गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक हमारे पास देश आएगा कनाडा। कनाडा का संविधान। तो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, इसको अगर हम कवर करें तो कनाडा के संविधान से सबसे पहली बात, भारत में केंद्र राज्य संबंध कैसे होंगे, संघात्मक जो शासन प्रणाली है वो किस तरीके की है, वो कनाडा के संविधान जैसी है। संघात्मक शासन प्रणाली मतलब एक सुप्रीम पोजीशन पर संघ है, भारत सरकार है, और फिर राज्यों की अलग अलग सरकारें हैं। ये सरकारें और जो भारत सरकार है, जैसे भारत सरकार है,
ये उत्तराखंड सरकार है, ये उत्तर प्रदेश सरकार है, ये मध्य प्रदेश सरकार है, ये बिहार सरकार है। तो इनके बीच में किस तरह के शक्तियों का बंटवारा होगा, किन विषयों पर राज्य कानून बनाएगा, किन विषयों पर केंद्र कानून बनाएगा, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो संघात्मक शासन प्रणाली से जुड़े हुए विषय हैं। इनको कहाँ से लिया गया है? इनको लिया गया है कनाडा के संविधान से। इसके अलावा कनाडा के संविधान से ही दूसरी चीज ली गई हैं अपशिष्ट शक्तियां। अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र के पास रखना, इसको हम समझते हैं। दरअसल कुछ संघ सूची के विषय हैं जिन पर संघ सरकार कानून बनाती है, कुछ राज्य सूची के विषय हैं जिन पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, जिसको समवर्ती सूची कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास कानून हैं, विषय हैं जिन पर बनने वाले कानून का उल्लेख नहीं है, अभी वो विषय ही नहीं उल्लेखित हैं। तो वो नए जो मामले आएंगे अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आएंगे, और वो जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी उन पर अवशिष्ट विषय होंगे, उन पर कानून बनाने की जो शक्ति होगी वो किसके पास होगी? केंद्र के पास। ये व्यवस्था जो है वो कनाडा के संविधान से ली गई हैं। तो ये 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण थे, वो यहाँ पर बताए गए हैं। अब हम आगे अगर जिस देश की बात करेंगे तो कुछ पोर्शन है, जैसे कि 2 और राज्यों की बात अगर कर दी जाए तो एक है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी कुछ चीज़ें ली जा चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो अभी जैसे मैंने बताया कि कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जिसको समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषय कहा जाता है। तो ये जो समवर्ती सूची है, ये व्यवस्था जो ली गई है समवर्ती सूची की जो व्यवस्था है वो ली गई है भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये एक पॉइंट था। इसके अलावा जर्मनी की बात की जाए, जर्मनी हिटलर से पहले वहाँ पर वाइमर सरकार थी, वाइमर संविधान था। तो उससे जो चीज़ ली गई है जर्मनी के अंतर्गत, वो क्या कहती है? वो कहती है कि जब नेशनल इमरजेंसी होगी, आपातकाल के समय जो होगा, वो मूल अधिकार हमारे समाप्त हो जाएंगे। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों की समाप्ति, या इसको पर्टिकुलर हम वर्ड बताएं तो मूल अधिकारों का, इसको हम कहते हैं स्थगन हो जाएगा। तो ये जो बात कही गई है, ये जर्मनी के वाइमर गणराज्य जब जर्मनी था तो उसका जो संविधान था उसमें उल्लेखित है, तो वो वहाँ से ही हमारे संविधान में जोड़ दिया गया है। तो ये 3 हमने चीज़ें देखी, एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे कि कनाडा का संविधान है, उससे संघात्मक शासन प्रणाली और अपशिष्ट शक्तियां, मतलब ऐसे विषय जो उल्लेखित नहीं हैं, वो नए विषय हैं, उन पर कानून बनाने का काम केंद्र सरकार के पास रहेगा। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया है वो समवर्ती सूची की व्याख्या उस संविधान से ली गई है। और अगली चीज़ जो जर्मनी की बात होती है, तो जर्मनी के अंतर्गत ये है कि जो आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों का स्थगन होता है, ये जो व्यवस्था है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ तक की चीज़ों को हमने देखा। अब 2 बहुत महत्वपूर्ण देश हैं जिनको हम यहाँ कवर कर लेते हैं, जहाँ से हमारे संविधान में कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं। तो
एक जो देश है वो है फ्रांस और उसका संविधान, बहुत बार बना ये संविधान, फ्रांस की क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा दक्षिणी अफ्रीका का संविधान। ये 2 पॉइंट हैं, एक है फ्रांस का संविधान और दूसरा है दक्षिणी अफ्रीका का संविधान। तो फ्रांस का जो संविधान है, इससे जुड़ा हुआ जो एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे पास बिंदु है कि एक तो हमें यहाँ पर समझ लें कि 1789 में एक क्रांति होती है फ्रांस में, और इस क्रांति ने एक विचार प्रस्तुत किया था समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का। तो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो विचार था वो दिया गया था इस फ्रांस की क्रांति के माध्यम से। तो ये जो फ्रांस की क्रांति थी, उसके इन विचारों को भारत के संविधान में शामिल किया गया है। और इस संविधान के अंतर्गत जो ये विचार हैं वो कहाँ से आए हैं? वो फ्रांस के संविधान से। इसको कहते हैं इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। ये जो तमाम चीज़ें हैं ये कहाँ से ली गई हैं? ये ली गई हैं फ्रांस के संविधान से। और दूसरी चीज़ जो हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत का जो गणराज्य है, भारत जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी फ्रांस के संविधान से। तो फ्रांस के संविधान से भारत के संविधान में एक तो फ्रांस की क्रांति जो हुई थी उससे समता, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी जैसे जो 3 शब्द निकले थे वो हमारे संविधान में शामिल हैं। कई अनुच्छेदों के अंतर्गत भी हैं और स्पष्ट रूप से हमारे उद्देशिका में, हमारे प्रीएम्बल में शामिल किए गए हैं। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो भारत के गणतंत्र का स्वरूप है वो भी फ्रांस के संविधान से ही लिया गया है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर देखी, इसको बहुत अच्छे से हमें कवर करना है। लास्ट में हम देखते हैं जो संविधान में संशोधन करने की जो व्यवस्था है, संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 368 में है। तो ये जो व्यवस्था है ये कहाँ से ली गई है? ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है वो है जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, ये लिया गया है हमारे इसी साउथ अफ्रीका के संविधान से। तो इस तरीके से हमने अपने इस टॉपिक के अंतर्गत 1935 भारत शासन अधिनियम, ब्रिटेन, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसएसआर, फ्रांस और इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका जैसे देशों से लिए गए महत्वपूर्ण जो विषय हैं हमारे संविधान के वो कवर करे हैं। अब हम इसके बाद अगले एक टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है भारत की जो उद्देशिका है, प्रीएम्बल है, उसको कवर करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो है भारत की उद्देशिका, प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। तो इसको भी हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे, कई प्रश्न यहाँ से बनते हैं और सबसे पहला ही एक बिंदु है। तो इस वीडियो लेक्चर का अब हम
नेक्स्ट एक टॉपिक देखते हैं जो है भारत की उद्देशिका, भारत के संविधान की उद्देशिका, सही शब्द ये होगा, भारत के संविधान उद्देशिका, जिसके लिए कहीं कहीं पर प्रस्तावना शब्द भी लिखा होता है, लेकिन वो उतना सही शब्द नहीं माना जाएगा और इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रीएम्बल। तो अब हम दूसरे टॉपिक भारत के संविधान का जो प्रीएम्बल है, उद्देशिका है, उसको हम कवर करते हैं। तो इससे संबंधित बहुत सारी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़रूरी बातें हैं वो बता दी जाएंगी इसमें। तो इसको अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ जो इससे समझ में आती है वो ये है कि ये संविधान का एक परिचय पत्र होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है इस प्रीएम्बल के बारे में, जैसे एक किताब लिखी जाती है तो उससे उसके शुरुआती पन्नों पर उसकी प्रस्तावना लिखी होती है कि उस किताब में क्या क्या बातें हैं, किताब किस उद्देश्य से लिखी गई है, इसमें किस किस का योगदान है। तो उस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो इस संविधान में भी हैं जो उद्देशिका के रूप में हैं, और इसीलिए संविधान की उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र कहते हैं, आईडी कार्ड कहा जाता है। एक तरह से ये हमारे जो संविधान निर्माता रहे हैं उन संविधान निर्माताओं के दिमाग के मस्तिष्क, दिमाग की उपज के रूप में, संविधान निर्माताओं के दिमाग की उपज के रूप में इसको देखा जाता है कि उन लोगों के मस्तिष्क में एक नए भारत का जो सपना उनके दिमाग में चल रहा था कि यहाँ के नागरिकों को किस तरीके से कौन से अधिकार दिए जाएं। तो वो तमाम चीज़ें इसी संविधान के अंतर्गत, संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका के अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं। तो हमारा जो प्रीएम्बल है, एक तो वो संविधान का परिचय पत्र होता है, दूसरी चीज़ ये संविधान निर्माताओं के दिमाग की एक उपज थी, और तीसरी जो इससे जुड़ी हुई जो एक अन्य बात देखनी है जिसको हमने संविधान सभा के गठन के दौरान भी देखा था, और वो ये है कि जब दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के सम्मुख, संविधान सभा के सम्मुख क्या रखा गया था? उद्देश्य प्रस्ताव। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये उद्देश्य प्रस्ताव की संविधान सभा क्यों बनी है, क्या उसके उद्देश्य हैं, कैसा संविधान बनाया जाएगा, तो इस तरह के जो बातें थी वो इसी उद्देश्य प्रस्ताव में थी। तो बाद में जो हमारा प्रीएम्बल बना वो इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित माना जाता है कि ये संविधान के प्रीएम्बल की जो कहानी थी वो 13 दिसंबर के उद्देश्य प्रस्ताव में ही लिखी गई थी। उसी से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो प्रीएम्बल में हैं। तो ये तीन बातें कि संविधान का परिचय पत्र उसका प्रीएम्बल है, संविधान का प्रीएम्बल जो है वो संविधान निर्माताओं के दिमाग की उपज है, और तीसरी चीज़ हमारा जो संविधान है वो संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था उसका एक रूप ही माना जाता है। दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि
जो उद्देशिका है वो शुरू में नहीं लिखी गई कि पहले ही संविधान का पहला जो पोर्शन है वो उद्देशिका के रूप में लिखा गया, ऐसा नहीं है। ये बाद में लिखी गई थी। संविधान बनने के बाद, संविधान बनने के बाद जोड़ी गई। संविधान बनने के बाद उसमें प्रियम्बल जोड़ा गया। तो ये 3 चीजें हमारे पास आती हैं और प्रश्न यहाँ से बनते हैं। खास तौर से उद्देश्य प्रस्ताव हो जाएगा कि हमारा प्रियम्बल किस पर आधारित है, तो हमारा प्रियम्बल जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ये सब बातें इसमें लिखी रहती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कुछ बुनियादी चीज़ें देखी। अब हम सीधे हमारे प्रियम्बल वाले सेगमेंट को देखते हैं कि उसमें क्या क्या लिखा है और उससे उसकी विशेषताएं क्या हैं, वो भी हम हल्का सा कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं थोड़े से। तो अगर हम भारत के संविधान को, मैं उसके जो महत्वपूर्ण शब्द हैं वो मैं यहाँ लिखता हूँ और बाकी चीज़ें जो उसमें बातें हैं वो वर्बली मैं बताऊँगा। तो उसको देखते हैं, फिर वहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं उसको वहीं पर कवर करेंगे। तो अब हम लिखने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इसमें वो है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणतंत्र, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणतंत्रात्मक एवं पंथ निरपेक्ष एवं, ये सारे जो शब्द हैं ये बहुत ज़रूरी हैं याद करने के लिए। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये पहली जो पंक्ति है वो यही है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों में, ये सारी चीज़ें हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, उनके नागरिकों में आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक न्याय, आर्थिक सामाजिक राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्रदान करने के लिए, अवसर की समता, ये डॉट डॉट कर ले रहा हूं जो इंपॉर्टेंट शब्द नहीं है, कि प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा व
राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या करते हैं, 3 शब्द हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित, जिसको हम कहते हैं, करते हैं। तो ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर प्रियम्बल और उसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसको देखा जा सकता है कि हमारे संविधान के अंतर्गत जो प्रियम्बल है उससे जुड़ा हुआ जो ये महत्वपूर्ण शब्द हैं वो हमने यहाँ पर देखे हैं। तो सबसे पहली जो लाइन है इसको अगर हम देखें तो हमारे संविधान में का जो प्रियम्बल है, अब इसमें हम इसको एनालिसिस करते हैं और यहाँ से कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि हम भारत के लोग, जिसको हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब है कि भारत में जो ये सारी चीज़ें अंगीकृत, अधिनियमित, आत्माप्रित, ये सारी चीज़ें जो कही गई हैं ये किसके लिए कही गई हैं, ये भारत के लोगों के लिए कही गई हैं। कि यहाँ संविधान को किसने अपनाया है, वो प्रतिनिधियों ने नहीं अपनाया है, वो संपूर्ण भारत के लोगों ने अपनाया है। तो यहाँ पर भारत में जो सबसे ऊपर जो लोग हैं वो ना तो संसद है ना संविधान है, मतलब भारत के लोग हैं। तो सुप्रीम जो पावर है वो यहाँ पर भारत के लोगों के पास है, संसद के पास नहीं है, जैसे कि ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में सबसे ऊपर वहाँ की संसद है, लोग नहीं हैं। जबकि भारत के संविधान में बताया गया है कि जो स्टार्टिंग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो किससे है, वी द पीपल से, वी द पीपल, हम भारत के लोग से हैं। अब भारत कैसा राज्य है, एक प्रश्न ये बनता है, भारत कैसा गणराज्य है, भारत किस तरह का रिपब्लिक है, जिसको हम कहते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर भारत किस तरह का रिपब्लिक है, भारत जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। मतलब कोई बाहरी शक्ति भारत के किसी भी मामले में, भारत की किसी भी पॉलिसी में किसी तरह का इंटरफेयर नहीं कर सकती है। दरअसल जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो वहाँ से लेकर 26 जनवरी 1950 तक वो भारतीय शासन अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अधीन एक डोमिनियन स्टेट था। मतलब वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था, वो कई मामलों में ब्रिटेन के अधीन हुआ करता था, संविधान सभा भी संप्रभु नहीं थी। लेकिन जिस दिन 26 नवंबर 1949 के बाद की जो स्थिति थी वो ये थी कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बन गया, मतलब बाहर से किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं था। अगली जो चीज़ इसमें कही गई है वो कही गई है समाजवादी, मतलब इक्वालिटी होगी, आर्थिक तौर पर बहुत अंतर नहीं होगा, जो संपन्नता है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन ये कार्ल मार्क्स और जैसा कि रशिया में हुआ था वैसा नहीं होगा। ये समाजवाद जो होगा वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के माध्यम से होगा, लोकतांत्रिक समाजवाद होगा। तो ये बात यहाँ पर देखने लायक है कि भारत में जो गणराज्य बनाया गया है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है और पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष का मतलब हुआ कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, जैसे कि पाकिस्तान का है जिसको हम कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, मतलब वहाँ के राज्य का अपना एक धर्म है इस्लाम। इसी तरह ईरान में इस्लाम को अपनाया गया है राज्य के धर्म के रूप में। लेकिन यूएसए हो गया, भारत हो गया, यहाँ पर अब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। तो ये है पंथ निरपेक्ष, मतलब
सभी धर्मों के लिए उसने इक्वालिटी अपनाई है, किसी खास धर्म को खास तरह का प्रोटेक्शन भारत में नहीं दिया जाता है। तो ये हो गया पंथ निरपेक्ष। लोकतंत्र को हम समझते ही हैं, भारत एक लोकतंत्र है, वहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देखा जाता है। यहाँ पर जनता स्वयं निर्णय नहीं लेती है, वो अपने में से ही कुछ प्रतिनिधि संसद में भेजती है और वही कानून बनाते हैं। तो साधारण शब्दों में हम इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अब एग्ज़ाम में ये प्रश्न आए कि भारत के संविधान के अंतर्गत भारत को किस तरह का गणराज्य बनाया गया है, तो उसको एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और यहाँ पर लोकतंत्र जिसको हम कह रहे हैं वो हमें सब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया गया है। तो भारत को, इसको यहाँ पर हमें इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि भारत को यहाँ पर सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया गया है। तो यहाँ से एक प्रश्न हमारा तैयार हुआ। तीसरी चीज़, हमारे संविधान में फ्रांस से समता, स्वतंत्रता और जो बंधुत्व का समता की जो बात करी गई है वो किस तरह की है। तो हमारे संविधान में देखें 3 तरह के न्याय की बात करी गई है, एक आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो 3 तरह के न्याय की बात करी गई है। इसके अलावा हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह की स्वतंत्रता की बात है, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे संविधान में जो मूल अधिकारों वाला सेगमेंट है उसमें प्रदर्शित किया गया है। तो प्रश्न ऐसे आएगा कि संविधान की प्रस्तावना में किस तरह की स्वतंत्रता बताई गई है, तो उसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। तो न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गई। तीसरी चीज समता है। तो समता क्या है? प्रतिष्ठा की और अवसर की। किसी खास लोगों को अधिक अवसर नहीं मिलना चाहिए, ना ही जो लोग पीछे हैं उनको दबाया जाना चाहिए। तो प्रतिष्ठा और अवसर की हमारे संविधान में समता उपलब्ध कराई गई है। इसी के तहत एक शब्द और है बंधुता। तो हमारे संविधान में 2 तरह की बंधुता है, एक व्यक्ति की गरिमा को लेकर और दूसरा राष्ट्र की एकता और अखंडता को लेकर। तो इस तरह की चीज़ों को हमने अपने इस प्रस्तावना में देखा। तो पहला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि हमारा जो भारत है, हमारा जो भारतीय गणराज्य है वो किस तरीके का है। तो वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है। ये हमारे पास 4 चीज़ें हैं जो हमें देखनी हैं। इसके बाद हमारी प्रस्तावना में न्याय की जब बात होती है तो उसमें सबसे ऊपर आर्थिक न्याय है। किसी को वोटिंग राइट्स दे दो, राजनीतिक अधिकार दे दो, तो उसके लिए क्या मतलब रह जाएगा वोट का, अगर उसको आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक प्रबलता उसको नहीं दी जाए, उसको रोजगार के अवसर ना मिले, तो उसके लिए कोई मतलब नहीं रहेगा। तो सबसे पहले इसीलिए आर्थिक न्याय की बात है, दूसरा सामाजिक न्याय है और तीसरा राजनीतिक न्याय है। फिर स्वतंत्रता की बात होती है जिसमें हम देख सकते हैं, फिर समता की बात होती है। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो बंधुता की बात होती है तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता वो व्यक्ति की गरिमा में भी दिखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं। अब एक प्रश्न मिलता है कि भारत के संविधान में जो हमारा जो संविधान है वो किस डेट पर हमारा जो पारित हुआ था। तो उसके लिए ये 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 का वो जो डेट है, उस दिन हमारा जो संविधान है वो पारित हुआ था। तो उस दिन ये संविधान बनकर तैयार हुआ था और 3 शब्द इसमें लिखे गए हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रेत। तो ये पूरा एक बहुत फैक्ट्स की जो बम्बार्टमेंट थी इसमें इस टॉपिक से जुड़ी हुई वो मैंने बताई हैं। तो ये इसमें कहा जा सकता है कि जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं, उद्देशिका पढ़ते हैं, तो उसमें कितने न्याय, किस
तीन अधिकार जो दिए गए हैं वो न्याय, स्वतंत्रता, समता का है, तो वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसको मैंने ब्लॉक्स में कर दिया है। इसको आप लोग एक बार बहुत अच्छे तरीके से वीडियो पॉज करके इसको एक बार समझ सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। भारत के संविधान के अंत में तीन महत्वपूर्ण शब्द हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रेत। तो संविधान की प्रस्तावना में ये जो तीन शब्द जोड़े गए हैं, ये भी परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं कि इनका क्रम क्या है, कौन से तीन शब्द हैं। अपर पीसीएस में खास तौर से ये सेगमेंट जरूरी हो जाता है, तो इसको मैंने यहाँ पर बताया है। तो इसको एक बार आप लोग वीडियो पॉज करके इसको देख लीजिएगा। प्रियम्बल से जुड़ा हुआ एक छोटा सा पोर्शन और है, उसको हल्का सा हम देखते हैं तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाएगा। तीन चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहली चीज़ तो ये कि भारत के संविधान की उद्देशिका एक तो शक्ति का स्रोत नहीं है, ठीक, मतलब ये संसद की शक्ति, संसद को ये शक्ति नहीं प्रोवाइड कराती है किसी तरीके की, तो ये ना ही शक्ति का स्रोत है। और दूसरी चीज जो इसमें हमें समझनी है कि ये ना ही तो संसद की शक्ति का स्रोत है, संसद की ना ही शक्ति का स्रोत है, और दूसरा ना ही संसद की शक्ति पर नियंत्रण लगाती है। तो दो चीजें कि ये ना तो संसद की शक्ति का स्रोत है और ना ही संसद की शक्ति पर प्रतिबंध लगाती है। और तीसरी चीज ये है कि प्रस्तावना में उल्लेखित बातों को, प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों को न्यायालय में जाकर लागू कराया जा सकता है, इस तरह का नहीं है। तो ये तीन हमें बातें समझनी होगी। इसके अलावा अगला जो फैक्ट है वो हम देखते हैं। बहुत कम इसमें अब कुछ पॉइंट रह गए हैं, फिर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, तो इसको अगर हम देखें तो एक बहुत ज़रूरी बात कि केशवानंद भारतीवाद 1973। देखें, जब भी हम संविधान पढ़ेंगे तो उसमें ये जो मामला था कोर्ट में 1973 का, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हर जगह आएगा, तो इसको हमें याद करना है। तो इस मामले ने क्या कहा कि हमारा जो प्रियम्बल है वो भारत के संविधान का भाग है। तो ये माना गया कि यह भारत के संविधान का क्या है, ये भारत के संविधान का एक भाग माना जाएगा, भारत के संविधान का। और इस संविधान के भाग के वजह से, भारत के संविधान का जब भाग ये माना जाएगा, तो इसका मतलब है कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। और ये संशोधन किस आर्टिकल से होगा? आर्टिकल 368 के द्वारा। तो केशवानंद भारतीवाद 1973 ने प्रियम्बल को भारत के संविधान का भाग माना है, क्योंकि इससे पहले एक और मामला था बेरुवाड़ी संघ का। वो ये कहता था कि ये हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन केशवानंद ने माना कि ये प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन संशोधन ऐसा ना हो जिससे कि पूरे के पूरे संविधान का जो मूल ढांचा है वो परिवर्तित हो जाए।
मतलब भारत को एक तानाशाही देश बना दिया जाए, ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। भारत को पंथ निरपेक्ष की जगह भारत को हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहने लगा जाए तो ये भी नहीं हो सकता है। ये तमाम तरह की चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। और अगली चीज़ अगर हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा संविधान था, इसमें इसकी जो प्रस्तावना थी उसमें 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से क्या किया गया था, 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द जोड़े गए थे कब? 1976 में। वो तीनों शब्द याद करते हैं और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। वो जो 3 शब्द जोड़े गए थे वो थे, जो भी हमने देखे हैं, एक तो पंथ निरपेक्ष, दूसरा समाजवादी और तीसरा बंधुत्व। तो एक तो हमने प्रस्तावना देखी, वो बाद में जोड़ी गई थी, वो देखा। प्रस्तावना को भारत के संविधान की आईडी के रूप में देखा जाता है। प्रस्तावना में न्याय, समता, स्वतंत्रता, भारतीय गणराज्य के रूप, कब ये लागू हुआ, 26 नवंबर 1949, 3 अंतिम शब्द, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मकृत, ये तमाम चीज़ें उसमें लिखी गई थी। केशवानंद भारती मामले ने संविधान का ही भाग प्रस्तावना को माना जिसमें परिवर्तन हो सकता है, और उसी के तहत ये 3 शब्द 1976 में जोड़े गए। तो प्रश्न कहाँ से अब आएगा, कहीं से भी आ जाए, लेकिन वो अब छूटेगा नहीं, खास तौर से भारत की उद्देशिका वाले सेगमेंट से जुड़ा हुआ। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो ये जो टॉपिक है, चाहे वो हमारे संविधान के स्रोत क्या हैं और दूसरा हमारे संविधान की उद्देशिका क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं और इनको मैंने बहुत डिटेल से बताया है। ये ग्रुप सी के एग्ज़ाम में तो आप इस वीडियो का बहुत थोड़ा सा ही पोर्शन देखेंगे तो बहुत हद तक वो चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस में भी यहाँ से कुछ प्रश्न बहुत अच्छे क्वालिटी के पूछे जाते हैं, तो वो भी यहाँ से कवर होते हैं। तो आज के वीडियो को मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।